तो वही स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी मैम, जो पी और ए साइट होती है वो स्मॉलर सब यूनिट पे होती है या लार्जर? स्मॉलर में बच्चा, ई साइट इज ओनली एट द लार्जर, पी एंड ए साइट ऑन द स्मॉलर सब यूनिट। मैम एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि there are two sites in a large subunit for subsequent amino acids to bind and thus be close enough to each other for formation of peptide bond। तो ये किसके लिए है? ये बिल्कुल लिखी हुई है, ये पूरे राइबोसोम के लिए लिखी हुई है उसमें, क्योंकि अमीनो एसिड से बाइंड करने वाली दो ही साइट है, पी साइट एंड ए साइट। ई साइट अमीनो अकाइल टीआरएनए से बाइंड करता ही नहीं है, ई साइट तो एग्जिट साइट है ना। ई साइट पे तो हमारे पास डी अकाइलेटेड टीआरएनए बाइंड करता है, तो ये पी साइट और ए साइट का लिखा हुआ फॉर द कंप्लीट राइबोसोम। ओके मैम। ठीक है, राइट, ओके। मैम वो डाउट क्लास का टाइमिंग सेम होगा क्या ऑनलाइन के लिए भी? एक सेकेंड, हाँ ये जो ऑफलाइन नहीं ये डाउट क्लास जो है ना, ये जो डाउट सेशंस लगे हैं, these doubt session means that during this particular time teacher will be available and you can visit and ask your doubts. So this is a doubt class schedule, means एक simple class लगाया जाएगा जिसमें आप ऑफलाइन आके डाउट्स पूछ सकते हो, राइट। ऑनलाइन का अभी तक क्लियर नहीं है कि ऑनलाइन में ऐसा कुछ डाउट लगेगा या नहीं लगेगा, राइट। तो अगर जो ऑफलाइन आ सकता है दे कैन कम अप एंड आस्क द डाउट्स, राइट। ऑनलाइन का ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ है कि ऑफलाइन में लाइक जैसे पहले अगर किसी ने कभी कोई इंस्टीट्यूट वगैरह गए हो तो उसमें देखा होगा, तो जो भी क्लासेस होती हैं उसके बाद एक नॉर्मल डाउट क्लासेस होती हैं, राइट, कि टीचर विल बी देयर अवेलेबल एट दैट मोमेंट और उसमें आप वहाँ पर जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म है ऑफलाइन वाला। ऑनलाइन वाले जो डाउट सेशंस होंगे, ऑनलाइन वाला जो जैसे हम नॉर्मल करते हैं डाउट्स वैसे ही करेंगे, राइट। दिस इज जस्ट अ पॉइंट कि आपका जहाँ पॉइंट क्लियर नहीं है और आप ऑफलाइन अवेलेबल हो सकते हैं, देन यू कैन कम एंड विजिट एंड आस्क डाउट्स, राइट। तो ये सिर्फ एक एज सच ऑफलाइन डाउट क्लास है, राइट। तो इट इज़ नॉट द वन कि उस टाइम पे ऑनलाइन भी बच्चा बैठा है और जो ऑफलाइन आ रहा है वो भी है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, राइट। तो सिर्फ एक ऑफलाइन डाउट सेशन है कि यू कैन कम एंड आस्क योर डाउट्स, ठीक है। ओके मैम। ओके, राइट। एंड एज सच बच्चा अब ये डाउट सेशन लग गए हैं तो अब सैटरडे संडे वाली क्लास तो मुझे लगता है हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये डाउट सेशंस जो लग गए हैं अरेंज हो गए हैं इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए। मैम टाइमिंग्स क्या होगी? मैम ये इस सैटरडे संडे से स्टार्ट है। हाँ, फ्रॉम दिस सैटरडे संडे इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड, राइट। शेड्यूल आपके साथ शेयर हो जाएगा, आई थिंक हो भी गया होगा क्योंकि हो वेदांत भी गया है मैम, एमएस पे आ गए। हाँ एमएस पे आ गया एक होगा बार ग्रुप में भेज दो प्लीज। ग्रुप पे भेज देना प्लीज वेदांत। और उसमें ही जो है हमारे पास उसमें जो दे रखा है एक पर्टिकुलर रूम में आपका एक सैटरडे के दिन जो है RM11 का लगा है ज़ूलॉजी केमिस्ट्री एंड संडे के दिन लगा आपका फिजिक्स बॉटनी, ठीक है, राइट। तो इन दैट टाइम स्लॉट यू कैन कम एंड आस्क फॉर द डाउट्स, राइट। दैट्स बीइंग द वन। ओके एवरीवन, सो हाँ अब मैं ये कहती क्योंकि अभी डाउट क्लासेस हो गई हैं तो आप विजिट करोगे ऑब्वियसली, राइट, इन डाउट क्लासेस के लिए। तो अगर एक देखा जाए स्केड्यूल, राइट, तो इफ यू विल सी आपका RM10-11 का 1:15 तक सैटरडे ऑक्यूपाइड है टाइम, सैटरडे यू आर ऑक्यूपाइड। अभी शायद सबके पास ओपन होगा टेलीग्राम पे, सब एक बार ओपन करो टिल 1। ट्रांसक्रिप्शन करा था ना प्रोकैरियोट्स के अंदर, सॉरी रेप्लिकेशन जो हमने करा था प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो उसके अंदर 3 DNA पॉलीमरेज चाहिए होते हैं, DNA पॉल 3, 1 एंड 2। तो 1 के अंदर हमारे पास तो तीनों ही, मतलब वो जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था प्रूफ रीडिंग के लिए भी उसके अंदर होता है, एक्सोन्यूक्लियस यूनिट भी होता है। तो जब सारी की सारी यूनिट्स इसके अंदर हैं तो सिर्फ अकेला यही क्यों नहीं फंक्शन कर सकता, बाकी दो की क्या जरूरत है? पढ़े थे ना, प्रोसेसिविटी एंड फेकंडिटी। यस मैम, फिडेलिटी, यस मैम। हाँ, तो अब हमने कहा यहाँ पे अगर हमारे पास प्रोसेसिविटी जो है वो DNA पॉल 3 की ज़्यादा ना, ज़्यादा बेसिस को वो ऐड कर सकते हैं और करेक्ट बेसिस को भी वही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। दैट्स मैम फिर इस DNA पॉल के 1 के अंदर भी है यही सारी यूनिट्स और DNA पॉल 3 मिलके ही करेंगे साथ में। राइट।
नाउ अब ये हमारे पास सीक्वेंस, अच्छा मुझे ये याद नहीं है कि क्या लिए थे मैंने कोडॉन्स, तो आई एम जस्ट राइटिंग अ सिंपल, मैंने कोई भी नॉर्मल कोडॉन्स ले लिए हैं। यहाँ पर हमने कहा था इनिशिएशन में सबसे पहले दैट वी हैव टू गो फॉर दी SD सीक्वेंस, हमने बाइंडिंग कराई थी स्मॉलर सब यूनिट की, राइट। आई एम जस्ट राइटिंग दी स्टेप बाय स्टेप। हमने सबसे पहला स्टेप किया था यहाँ पर बाइंडिंग ऑफ स्मॉलर सब यूनिट, और स्मॉलर सब यूनिट हमारे पास था 30S। तो SD सीक्वेंस से हमने इसकी बाइंडिंग कराई थी थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से गो फॉर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। अब सेकेंड उसके बाद हमने स्टेप किया था बाइंडिंग के बाद बाइंडिंग ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स। इनिशिएशन फैक्टर्स की बाइंडिंग की थी, और वो इनिशिएशन फैक्टर्स कौन से थे हमारे पास, IF1 एंड IF3, राइट। किसके लिए, टू प्रिवेंट एसोसिएशन ऑफ 50S to 30S, 50S का 30S से एसोसिएशन ना हो सके, एंड टू प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ अमीनो एकाइल tRNA, कि अमीनो एकाइल tRNA कहाँ से बाइंड ना कर सके, टू A साइट, क्योंकि हमारे पास एक्सपोज किसको करना है, हमें P साइट को, राइट। सो फॉर एक्सपोजर ऑफ स्टार्ट कोडॉन एट P साइट, कि वहीं पर बाइंडिंग हो सके। ये हमने लास्ट में स्टेप्स किए थे इससे रिलेटेड। अब मैं वही उसी से रिलेटेड जो स्टेप्स है वो मैंने मेंशन किए हैं। आई एम जस्ट राइटिंग अप द कंप्लीट स्टेप वहाँ तक, राइट। तो हमने कहा था ये हमारे पास था SD सीक्वेंस, राइट। ये हमारे पास AUG, UU, UAC, UAG एंड 3' UTR। अब अगर मैं इससे बाइंडिंग कराऊँ स्मॉलर सब यूनिट की, तो स्मॉलर सब यूनिट विल बाइंड लाइक दिस। ये साइट हो गई P साइट, ये साइट हो गई हमारे पास A साइट, करेक्ट, राइट। और ये हमने यहाँ पर बाइंडिंग करा दी थ्रू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विद 16S RRN। So ultimately I named this as the 30S subunit of 70S ribosome। और वही हमने जो A साइट है उसको ब्लॉक करने के लिए, राइट, वी मेक की 1 फैक्टर बाइंड ओवर हियर एंड 1 फैक्टर बाइंड ओवर हियर। तो जो फैक्टर मैंने यहाँ लगाया वो किसकी एसोसिएशन को ब्लॉक करेगा, लार्जर सब यूनिट की, और जो फैक्टर मैंने यहाँ लगाया वो किसकी एसोसिएशन को ब्लॉक करेगा, हमारे पास अमीनो एकाइल tRNA। तो ऑटोमेटिकली विच साइट इज एक्सपोज टू अस गाइस, कौन सा साइट एक्सपोज है हमारे पास, P साइट। अगर P साइट एक्सपोज है तो अब थर्ड स्टेप क्या कर दे, किसकी बाइंडिंग कर दे, कैन आई गो फॉर इनिशिएटर tRNA। इनिशिएटर tRNA, इनिशिएटर tRNA हमारे पास क्या है, N6 फॉर्माइल मिथियोनीन एकाइलेटेड tRNA। तो वी हैव हमारे पास वो tRNA जो मिथियोनीन जिस पर अटैच्ड है, और वो मिथियोनीन क्या अटैच है, वो क्या कैरी कर रहा है, फॉर्माइल ग्रुप। तो ये ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट के अंदर फॉर्माइलेटेड मिथियोनीन है, वहीं पर यूकैरियोट्स के अंदर नॉर्मल मिथियोनीन होता है। इनिशिएटर tRNA को बाइंड कराना है टू P साइट लोकेटेड स्टार्ट कोडॉन, जो P साइट पे लोकेटेड स्टार्ट कोडॉन है उस पे हम बाइंडिंग कराएंगे उसकी इनिशिएटर tRNA की, राइट, थ्रू IF2 थ्रू GTP डिपेंडेंट IF2 एक्टिविटी। कंसेप्ट समझ आया, राइट। जो P साइट है, P साइट पे जो स्टार्ट कोडॉन हमें दिख रहा है AUG, हमें वहां पर बाइंडिंग करानी है इनिशिएटर tRNA की, दैट इज N6 फॉर्माइल मिथियोनीन एकाइलेटेड tRNA की, और वो इनिशिएटर tRNA को हम P साइट पे बाइंड करेंगे, राइट। P साइट के स्टार्ट कोडॉन पे बाइंड कराएंगे, जो बाइंडिंग कराएंगे किसकी हेल्प से, IF2। तो हम कैसे लेके आएंगे, IF2 अपने साथ किसको लेके आएगा, इनिशिएटर tRNA, राइट। ये बेसिकली इसकी बाइंडिंग कराएगा यहाँ पर
बाय यूजिंग जीटीपी यूनिट, जीटीपी यूनिट को यूज करके। अब अगर जीटीपी यूनिट को यूज करके करेगा तो जीटीपी किसके लिए चाहिए? बॉन्ड बनाने के लिए, राइट। तो अब ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखना, राइट। इफ वी विल सी कि हमें कैसे इसका स्ट्रक्चर विजुअलाइज होगा, तो ये हमारे पास mRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट। यहाँ पर AUG, ट्रिपल U, UAC, UAG, 3 प्राइम UTR, 5 प्राइम UTR, और यहाँ हमने बाइंडिंग करा रखी है ऑफ दिस, ये P साइट, ये A साइट, और आपने ओवर हियर यहाँ ये दो इनिशिएशन फैक्टर्स बाइंड कर रखे हैं। अब इस पे आपको बाइंड कराना है tRNA, और ये किसको कैरी करेगा? FMET। FMET का मतलब फॉर्माइल मीथियोनिन, और इसके पास कौन सा होगा यहाँ पर? दिस इज द एंटीकोडॉन, दिस इज द इनिशिएटर tRNA। और जीटीपी क्यों चाहिए था? ताकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके, और साथ में क्या निकाल दिया? GDP प्लस PI प्लस IF2, ये बाहर आ गए मेरे पास। समझ आया सबको पॉइंट? मैम ये IF2 ही इनिशिएटर टीआरएनए है। IF2 बेटा अटैच कर दिया ना। IF2 इज एन एंजाइम जो लेके आ रहा है अपने साथ इनिशिएटर tRNA को, बाइंड कराएगा और फिर बाहर निकल जाएगा। IF1 किस लिए बाइंड हुआ था? IF1 लार्जर सब यूनिट से, IF3 ए साइट से, सॉरी स्मॉलर सब यूनिट से। फंक्शन क्या है? हाँ मैम फंक्शन अभी ऊपर बताया तो था, लास्ट टाइम में भी लिखा मैंने, अभी बताया। IF1 लार्जर सब यूनिट को एसोसिएट नहीं होने देगा स्मॉलर से, और IF3 जो होगा हमारे पास वो A साइट पे जो है हमारे पास अमीनो एकाइल tRNA को बाइंड नहीं होने देगा, क्योंकि पहले तो मुझे स्टार्ट किससे करना है? स्टार्ट कोडॉन से ना। तो पहली एक्टिविटी क्या होनी चाहिए मेरे पास? कौन बाइंड करे? इनिशिएटर tRNA। तो मुझे इनिशिएटर tRNA को पहले बाइंड कराना पड़ेगा, तभी तो आगे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। यस मैम। यार हुआ पॉइंट सबको अच्छे से? अब अगर मेरे पास ये पूरा tRNA इनिशिएटर tRNA बाइंड हो चुका है, तो अब मैं क्या करूँ इसके अंदर? आई गो फॉर डिसोसिएशन। किसका डिसोसिएशन करा दूँ? डिसोसिएशन ऑफ IF1 एंड IF3। IF1 और IF3 को हटा दूँ क्योंकि अब इनकी जरूरत नहीं है। एंड अगर IF1 हट गया तो बाइंडिंग किसकी हो जाएगी अब? राइट, बाइंडिंग मीन्स एसोसिएशन। किसका एसोसिएशन हो जाएगा? लार्जर सब यूनिट। राइट, वेरी गुड। तो लार्जर सब यूनिट दैट इज 50S का एसोसिएशन करा दिया टू स्मॉलर सब यूनिट, ताकि एक पूरा 70S राइबोसोम मेरे पास फॉर्म हो जाए। राइट, तो उसका एसोसिएशन हो जाएगा नॉर्मल। तो अगर हम उसका एसोसिएशन कराते हैं तो देखो हमें स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। राइट, सो वी हैव दिस इज ऊपर लिखा था एक में बच्चा मैं अभी ये छोटा करूंगी तो पूरा अच्छे से नोट कर लेना। ये हमारे पास आ गया, दिस इज AUG, ट्रिपल U, UAC, UAG। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट ऑलरेडी बाइंडेड था, अब ऊपर आके कौन बाइंड हो गया? लार्जर सब यूनिट। तो दिस इज 50S, दिस इज 30S, ये साइड थी P साइड, ये साइड था A साइड, अब एक्सपोज हो गई E साइड। राइट, और अब हमारे पास यहाँ हमने बाइंडिंग करा दी with the FMET फॉर्माइल मीथियोनिन एकाइलेटेड tRNA। बाकी के आर्म्स मैंने tRNA के बनाए नहीं है, ऐसा नहीं है वो है नहीं है बेसिकली, लेकिन बस शो नहीं किया अभी डायग्राम में। और इसमें इसका एंटीकोडॉन UAC जो इससे बाइंड हो गया। राइट, दिस इज कॉल्ड एज द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। राइट, यहाँ हमने पूरा अगर देखा जाए तो आपने mRNA, राइट, ये कंप्लीट आपका 70S राइबोसोम और उसी के साथ साथ tRNA सबको एक साथ बाइंड करा रखा है। दिस इज इनिशिएटर tRNA। तो एक ऐसी असेंबली जिसमें होल tRNA, mRNA, rRNA ऑल आर कंपाइल्ड टुगेदर। राइट, वो हमारे पास पूरा एसोसिएशन बना। क्लियर हुआ सबको पॉइंट यहाँ तक का? ये क्या लिखा है इनिशिएटर टीआरएनए के ऊपर? एफमेट फॉर्माइल मीथियोनिन। मीथियोनिन की शॉर्ट फॉर्म होती है ना MET, फॉर्माइल मीथियोनिन।
Here हुआ मैम ये ई initiation साइट process. एसटी सीक्वेंस थी, E साइड क्या? एसटी सीक्वेंस था। एसडी सीक्वेंस होता नहीं बेटा, ई साइट तो टीआर की राइबोसोम की साइट है ना, जो अभी आके लगेगी कोडॉन से, लेकिन अभी कोई कोडॉन वहाँ है नहीं, तो इट इज जस्ट फ्री, उसको कोई बाइंडेड नहीं है। हमें सिर्फ 3 बेसिस ही एक साइट पे बाइंड कराने होते हैं, दैट इज 3 बेसिस का होता है, एक कोडॉन ही बाइंड करना है। पी ऑक्यूपाइड है, ए ऑक्यूपाइड है, अभी ई के पास कोई कोडॉन आया नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट? स्टार्ट करें नेक्स्ट। राइट, तो इनिशिएशन का मतलब बचा सिर्फ और सिर्फ इनिशिएटर टीआरएनए को बाइंड करना, पूरा राइबोसोम बाइंड करा देना, कंप्लीट एक एसोसिएशन कर देना एमआरएनए, राइबोसोम और टीआरएनए के बीच में। डन यहाँ तक? Good. So we simply say that initiation step involve 3 initiation factors. 3 initiation factor चाहिए हमें, that is IF1, IF2, IF3, 3 initiation factors and 1 GTP unit. एक GTP यूनिट चाहिए टू एसोसिएट, किसको एसोसिएट करने के लिए? इनिशिएटर टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए को एसोसिएट करने के लिए एट टी साइट वी नीड राइट 1 GTP। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट हो गई फॉर द इनिशिएशन स्टेप। क्लियर हुआ यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से? राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अब सेकेंड स्टेप पे इसके चलते, थर्ड स्टेप पे इलोंगेशन। मैम एफ मैट टीआरएनए पे मतलब कौन सी साइट पे जाके अटैच हुआ? कौन सा? टीआरएनए पे कहाँ पे अटैच हुआ? टीआरएनए कहाँ पे? पी साइट पे अटैच हुआ ना, पी साइट पे स्टार्ट कोडॉन। नहीं मैम, एफ मैट जो टीआरएनए पे लगा है 3 प्राइम एंड पे बच्चे, पहला चार्जिंग स्टेप यही तो किया था हमने। अमीनो एकाइल टीआरएनए कैसे बनाते हैं? जब अमीनो एसिड को कहाँ से अटैच कराते हैं? द अमीनो एसिड विल अटैच टू द 3 प्राइम एंड ऑफ टीआरएनए, तो अमीनो एसिड 3 प्राइम एंड पे अटैच हुआ है आपका। यस मैम। ठीक है, नाउ इलोंगेशन। इलोंगेशन का क्या मतलब है कि अब मुझे क्या करना है बेसिकली, जो हम ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं कि पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हमारे पास रेडी है, इसमें से मुझे अब आगे के कोडॉन्स के बेसिस पे अमीनो एकाइल टीआरएनए बाइंड करना है और फिर उन अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना के, दैट इज अमाइड बॉन्ड बना के पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट तो मेरे पास क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन। एक एक अमीनो एसिड थोड़ी चाहिए मुझे पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए। अगर मुझे पॉलीपेप्टाइड चेन की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब सबसे पहले तो टास्क है कि अमीनो एसिड लेके आओ सारे, उनके ज्वाइनिंग करो, ज्वाइनिंग करके पॉलीपेप्टाइड बनेगी। तो अब पॉइंट ये आता है कि आगे अमीनो एसिड कौन सा आएगा? तो अब अमीनो एसिड लेके कौन आने वाला है बेटा? टीआरएनए, राइट? टीआरएनए विल कम अप एंड टेक अप द अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को लेके आने वाला अगर टीआरएनए है, तो टीआरएनए किस पे बाइंड करता है? टीआरएनए तो राइबोसोम पे बाइंड करता है।
और टीआरएनए उस साइट पे बाइंड करेगा, राइबोसोम के उस साइट पे टीआरएनए बाइंड करेगा, राइट। जो साइट हमारे पास क्या है यहाँ पर, जैसे हमने कहा पी और ए साइट है, तो हमने कहा राइबोसोम पे जब आपने बाइंडिंग करानी है टीआरएनए की, तो यू विल लेट द बाइंडिंग हैपन एट दैट साइट जो राइबोसोम से एक्सपोज्ड है, जो उसकी डॉकिंग साइट में, मतलब जो कोडॉन ए साइट पे होगा वहां के पर आप टीआरएनए की बाइंडिंग करा सकते हो। तो अभी जो ऊपर डायग्राम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का बना है, इसमें हमारे पास कितने कोडॉन अभी खाली हैं? 3 कोडॉन खाली हैं, ट्रिपल यू, यूएसी, यूएजी। अब यूएजी देख के तो पता चल रहा है इट्स स्टॉप कोडॉन, मींस उसके लिए तो कोई अमीनो एसिड है नहीं, लेकिन अभी 2 हमारे पास कोडॉन्स खाली है, ट्रिपल यू एंड यूएसी। अब ट्रिपल यू और यूएसी अगर खाली है तो पहले बताओ टीआरएनए किस पे लगेगा, ट्रिपल यू पे या यूएसी पे? अगर एयूजी पे लगा दिया तो अब हमारे पास टीआरएनए किस पे बाइंड होना चाहिए? टीआरएनए हैज टू बाइंड टू, किस पे बाइंड करें? ट्रिपल यू, क्योंकि ट्रिपल यू भी राइबोसोम से बेसिकली हमारे पास पूरी तरीके से राइबोसोम से कवर्ड है, तो वी हैव टू लेट इट बाइंड टू दी ट्रिपल यू। अगर मुझे ट्रिपल यू से इसकी बाइंडिंग करानी है तो ट्रिपल यू से सबसे पहले मैं किसको बाइंड कराऊं यहाँ पर? अमीनो एकाइल टीआरएनए को। उसके बाद का स्टेप क्या करें? टेल मी गाइस, अब क्लियर हो रहा है हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना क्या? अगर मैंने ट्रिपल यू से लेट्स सपोज फिनाइल एलानीन एकाइलेटेड टीआरएनए की बाइंडिंग मैंने ट्रिपल यू से करा दी, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या मैं राइबोसोम को एक स्टेप आगे बढ़ाऊं ताकि यूएसी आ सके ए साइट पे? यस मैम। यस और नो? यस गाइस, राइट। अगर मैं राइबोसोम Yes, को ma'am. एक साइट आगे बढ़ाती हूँ, राइबोसोम यूएसी पे आता है, राइट, तो देखो पूरी साइट फिक्स हो गई। ए साइट अब कौन हो गया मेरे पास? यूएसी। पी साइट कौन हो गया? एयूजी। और ई पी साइट हमारे पास कौन हो गया? सॉरी, ट्रिपल यू। और ई साइट कौन सा हो गया? एयूजी। इज इट फाइन? AUG. Yes, ma'am. ठीक है, राइट। अब क्या मेरे पास यूएसी खाली है, मैं उससे रिलेटेड अमीनो एकाइल टीआरएनए बाइंड करा सकती हूँ, राइट। अब अगर मैंने उससे रिलेटेड बाइंड करा दिया तो अब मैं क्या करूंगी? फिर से राइबोसोम को आगे चलाऊं। अगर अब मैं फिर से राइबोसोम को आगे चलाऊंगी तो मुझे बताओ, क्या मैं इस तरीके से मीथियोनिन वाले को राइबोसोम से बाहर निकाल दूंगी? क्या पेप्टाइड चेन कभी बनी हमारे पास? अभी तक हमने कोई पेप्टाइड चेन बनाई है या हम सिर्फ अमीनो एसिड को डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं? अभी हम सिर्फ यही कर रहे हैं ना, हमने नए अमीनो एसिड को डाला तो पुराने वाले को क्या कर दिया? निकाल दिया ना। यस मैम। पुराना वाला तो मीथियोनिन बाहर चला गया मेरे पास, राइट। तो क्या ये करना सही है या ये करना कि पहले आप पेप्टाइड बॉन्ड बना लो फिर राइबोसोम को आगे मूव कराओ? अगर मैं पहले ही फॉर्माइल मीथियोनिन और फिनाइल एलानीन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना लूं, राइट, तो क्या वो एक ही टीआरएनए पे आ जाएंगे? अब दोनों ही मेरे पास आगे मूव करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है मीथियोनिन बाहर चला जाएगा, मीथियोनिन ऑलरेडी फिनाइल एलानीन के साथ आ चुका है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा कि इट विल मूव फर्दर एंड रिजल्ट इन द कंडीशन के क्या करेगा हमारे पास कि आगे पर्टिकुलर मूव हो के, राइट। लेकिन कब? जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए ताकि एक चेन हमारे पास रेडी हो जाए, राइट। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ दिमाग में? अब मैं पिक्चराइजेशन लूंगी उसकी तो क्लियर होगा अच्छे से। यस गाइस, समझ नहीं आया मेरे को तो। हाँ मुझे पता है, राइट। तो मैं डायग्रामेटिकली करूंगी तब क्लियर होगा वो ज़्यादा। अभी सिर्फ मेरा समझाने का मोटिव यही था कि आपको ये क्लियर हो कि हम करना क्या चाहते हैं। हमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है। पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए पहले अमीनो एसिड चाहिए। अमीनो एसिड कौन लेके आएगा? अमीनो एकाइल टीआरएनए। तो अमीनो एकाइल टीआरएनए अमीनो एसिड लेके तो आ रहा है, लेकिन वो बाइंड सिर्फ उसी कोडॉन पे होगा जो ए साइट पे है। सिंपल सी डेफिनेशन, सिर्फ उसी कोडॉन से बाइंड होगा जो ए साइट पे है, राइट। तो इसका मतलब जो पहला स्टेप है, तो हम यहाँ एक एक करके स्टेप समझाती हूँ। तो elongation involve first step which is called as the decoding, second step called as the transpeptidation and third step called as the translocation. अब ये 3 स्टेप क्या क्या हैं? वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, राइट। तो अब सबसे पहले स्टेप पे इसमें आ जाते हैं विच इज कॉल्ड डीकोडिंग। डीकोडिंग का मतलब क्या है हमारे पास? डीकोड करना, मतलब जो एमआरएनए के पास कोडॉन है उसको अमीनो एसिड की लैंग्वेज में डीकोड करना, राइट। तो डीकोडिंग सिंपली मींस बाइंडिंग ऑफ अमीनो एकाइल टीआरएनए, जो अमीनो एकाइल टीआरएनए उसकी बाइंडिंग करना टू द कोडॉन जो किस पे पोजीशनड है? कौन सी साइट पे पोजीशनड है एवरीवन? ए साइट। एट ए साइट, राइट। जो ए साइट पे पोजीशनड है उस पे आपने टीआरएनए को, अमीनो एकाइल टीआरएनए को बाइंड करना है। तो डीकोड का मतलब
decoding of mRNA codon as किस फॉर्म में डिकोड करना है उसको? अमीनो एसिड, राइट, यूजिंग किसको यूज करके? EFTU एंड EFTS, ये दो इलोंगेशन फैक्टर्स हैं, राइट। इन दो इलोंगेशन फैक्टर्स को यूज करके, विच आर GTP डिपेंडेंट इलोंगेशन फैक्टर्स, हम यूज करके प्रोसेस कराएंगे। अब ये प्रोसेस कैसे होता है बच्चे, वो अब हमें क्लियर करना है, ध्यान से समझना है कि हमें डिकोडिंग कैसे कराने वाले हैं। तो देखो हमारे पास ये mRNA का स्ट्रक्चर, ये 5 प्राइम UTR, ये AUG, ट्रिपल U, UAC, UAG, 3 प्राइम UTR एंड 3 प्राइम। हमने किसको बाइंड कराया था यहाँ पर? We have led the binding of ribosome at this point. This is the P site, this is the A site and this is the E site, right? अब मैंने यहाँ पर कहा हमारे पास बाइंडिंग किसकी थी? We have the binding of this as formyl methionine. अब मैंने यहाँ बाइंडिंग किसकी कराई? We make the binding of phenylalanine, ट्रिपल U बेटा phenylalanine को कोड करता है, इसीलिए एकाइलेटेड tRNA को मैंने डाला, प्लस किसको यूज किया? EFTU प्लस EFTS जो इसको बाइंड कराएंगे, प्लस GTP, इनको मैंने ऐड डाला। अब अगर मैंने इस स्टेप में इसको डाला तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? ट्रिपल U के अपोजिट फिनाइलएलानिन लग गया। ये एंटीकोडॉन कौन सा था? UAC, यहाँ एंटीकोडॉन कौन सा हो गया? ट्रिपल A, राइट। तो अब इसको नाम क्या दे दूं? We just name it as the amino acylated tRNA. कंसेप्ट क्लियर? बाहर क्या निकल गया? EFTU बाहर, EFTS बाहर एंड GDP प्लस PI, मीन्स एनर्जी किस में यूज हो गई? कोडॉन एंटीकोडॉन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। यस गाइस, कंप्लीट यहाँ तक का टास्क। यहाँ तक समझ आया सबसे पहले? यस मैम। डन है? मतलब पहले Decoding क्या? पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे आपस में और फिर उसके साथ साथ ही राइबोसोम हमारा आगे मूव करता चला जाएगा। उसके बाद मूव करेगा, राइट। तो दिस इज डिकोडिंग स्टेप, फाइन। अब आपने जब डिकोड कर लिया है तो डिकोड करने के बाद अब सेकेंड स्टेप हमारे पास देखो क्या करेगा। अब मैंने अभी अमीनो एकाइल tRNA को इस डायग्राम के सबसे ध्यान से समझना। अब मुझे नेक्स्ट कहाँ चाहिए? मुझे नेक्स्ट UAC पे चाहिए, लेकिन UAC पे तो मुझे बेटा तब मिलेगा ना जब इस पे राइबोसोम आएगा, मींस राइबोसोम को कोडॉन बाय कोडॉन वॉक कराना पड़ेगा ऑन mRNA। राइबोसोम हैज टू वॉक डाउन बाय कोडॉन टू कोडॉन ऑन mRNA, वो वॉक करेगा। अगर मुझे उसे वॉक डाउन कराना है, मतलब मुझे उसको मूव कराना है, राइट, राइबोसोम को, तो पॉइंट ये आता है कि मैं वो कैसे कराऊँ, राइट। तो मैंने कहा ठीक है, राइबोसोम को अगर मान लो आप आगे मूव कराते हो तो जस्ट इमेजिन कि अगर राइबोसोम मूव किया तो ये कौन सी साइट हो जाएगी? A साइट। ये कौन सी साइट हो जाएगी? P साइट। ये कौन सी साइट हो जाएगी? E साइट। E साइट का क्या मतलब था? एग्जिट साइट। कि E साइट पे जो भी बाइंड करता है वो क्या होगा? पूरे सिस्टम से बाहर जाएगा। अगर मैं ऐसे मूव करा देती हूँ तो क्या फॉर्माइल मीथियोनिन सिस्टम से बाहर हो जाएगा? यस और नो? टेल मी द सिचुएशन। फॉर्माइल मीथियोनिन क्या बाहर हुआ? यस मैम। ठीक है। क्या मैं फॉर्माइल मीथियोनिन को बाहर करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं इतनी एनर्जी खर्च कर रही थी, या मैं पहले फॉर्माइल मीथियोनिन और फिनाइल एलानिन को ज्वाइन कर लूँ? पहला स्टेप में क्या करूँ? ज्वाइन करेंगे। पहले ज्वाइन कर लूँ। अगर मैं इसे ज्वाइन कर लूंगी उसके बाद अगर मैं आगे मूव कराती हूँ तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हम ज्वाइन कैसे करने वाले हैं वो हमें समझना है। तो सी एवरीवन, वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे एंड द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एज द ट्रांसपेप्टाइडेशन। दैट इज, ट्रांसपेप्टाइडेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमाइड बॉन्ड। अमाइड बॉन्ड को फॉर्म किया, अमाइड बॉन्ड कह लो या पेप्टाइड बॉन्ड कह लो, बिटवीन amino acid at P site and amino acyl tRNA at A site.
अब देखो ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैंने क्यों नहीं लिख दिया डायरेक्ट अमीनो एसिड एट पी साइट, अमीनो एसिड एट ए साइट, तो वो मैकेनिज्म बहुत ध्यान से समझना। नाउ सी एवरीवन, अब पहले मैं इसका मैकेनिज्म समझाऊंगी, फिर डायग्रामेटिकली बताऊंगी इसमें। ये लेट अस सपोज पी साइट है मेरे पास, ये मेरे पास पी साइट पे टीआरएन है, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास लगा हुआ है फॉर्माइल मिथ्योनिन, ये मेरे पास ए साइट है और ए साइट पे मेरे पास लगा है फिनाइल एलानाइन। अब मुझे इसमें क्या करना है, आई हैव टू डू वन थिंग, राइट, जो मुझे इसमें कंसेप्ट लगाना है वो कंसेप्ट ये है बेसिकली, एक सेकंड, ये बॉन्ड अगर मैं ब्रेक कर दूं, इफ आई ब्रेक दिस बॉन्ड, तो पहली बात मुझे यहाँ पे बताओ ये जुड़े कैसे हैं, आर दे बीइंग यूनाइटेड टुगेदर थ्रू द एस्टर बॉन्ड। सबको ध्यान है हमने यहाँ पर एक चेन पढ़ी थी, सीसीए चेन, 3' एंड ऑफ टीआरएनए, और ए से मैंने क्या जोड़ा था यहाँ पर, अमीनो एसिड। तो ये बॉन्ड कौन सा था हमारे पास, अमीनो एस्टर बॉन्ड। क्यों अमीनो एस्टर बॉन्ड बनाया था, क्योंकि इस ए का क्या फ्री था, OH, अमीनो एसिड का क्या फ्री है, COH। इज इट फाइन एवरीवन, यहाँ तक समझ आया सबको। अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं तो क्या अमीनो एसिड का COH खाली हो जाएगा, यस गाइस। अगर फॉर्माइल मिथ्योनिन का COH खाली हो गया तो क्या फॉर्माइल मिथ्योनिन का COH फिनाइल एलानिन के NH2 के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। अमाइड बॉन्ड उसे ही तो कहते हो, CONH बॉन्ड को ही तो अमाइड बॉन्ड कहते हो, राइट। अगर बॉन्ड बन गया तो क्या फॉर्माइल मिथ्योनिन P साइड से डिटैच होके A साइड के tRNA पे बाइंड हो गया। हमने क्या किया, अमीनो एसिड एट P साइट को अटैच किससे कराया, अमीनो एकाइल tRNA एट A साइट ना, पूरे tRNA से अटैच कराया ना मैंने फिनाइल एलानिन के थ्रू। इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ देखूं तो मेरे पास ये जो CCA आर्म है P साइट पे 3' एंड पे, इस पे जो अमीनो एसिड है उसको ब्रेक किया बॉन्ड को, और यहाँ से क्या फ्री कर दिया, COH। अब ये जो CCA आर्म है इस पे जो अमीनो एसिड लगा है A2, ये AA1, राइट, ये हमारे पास A साइट हो गया एट द 3' एंड। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ इसका क्या फ्री है, NH2, क्योंकि COH से जुड़ा हुआ है, तो ये COH किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, NH2 के साथ, एज द बॉन्ड विच इज कॉल्ड एज द अमाइड बॉन्ड। जुड़ गया, यस गाइस, कंप्लीट हुआ ये टास्क। तो अब अगर मैं इसमें ऑब्जर्व करूंगी तो मेरे को P साइड पे क्या मिलेगा, फटाफट से बताओ, क्या CCA खाली रह गया P साइड पे, और A साइड के 3' पे क्या हो गया, CCA के पास कौन आ गया, AA2 तो था ही, और AA2 से कौन जुड़ गया, AA1। समझ आया सबको पॉइंट। मैम ये ACC CCA बदल कैसे गया, क्या बच्चे, क्या बदल गया, जो दूसरी A साइट वाला CCA, चल तो CCA से हो गया वो, CCA साइड तो बेटा है ही ना मतलब 3' एंड पे। P साइड का जो है उसके CCA पे अमीनो एसिड A1 फॉर्माइल मिथ्योनिन है, राइट। अगर मैं कहूँ तो यहाँ A1 क्या है मेरे पास, फॉर्माइल मिथ्योनिन, और A2 क्या है मेरे पास यहाँ पर, फिनाइल एलानिन। क्लियर है। तो अब अगर मैं इसका tRNA बनाऊंगी तो tRNA, टेल मी गाइस, P साइड पे कौन सा बनेगा, ऐसा बनाऊं या अमीनो एसिड अटैच करूं, अमीनो एसिड नहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यस मैम, नहीं होगा अटैच, फिनाइल एलानिन और फॉर्माइल मिथ्योनिन। तो आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाया ही तो है। इज इट फाइन एवरीवन। अब P साइड के tRNA को नाम क्या दोगे, कैन आई नेम इट एज डीएकाइलेटेड tRNA, यस मैम, और इसको नाम क्या दे दूं, पेप्टिडाइल tRNA। समझ आया पॉइंट। नाउ टेल मी, क्या इस अमाइड बॉन्ड बनाने के लिए ATP की या GTP की जरूरत है, डू आई रिक्वायर ATP और GTP टू फॉर्म दिस अमाइड बॉन्ड, yes, do I require the ATP or GTP to form this amide bond, no, why,
क्या मैं एक बॉन्ड को जो तोड़ रही हूँ, अमीनो एसिड को तोड़ के जो एनर्जी मिलेगी वही अमाइड बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो जाएगी? Yes, guys. Yes, The ma'am. energy derived from breaking of the amino acid bond is used to synthesize a new amide bond, based on which I can simply say, right, कि मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पर कि हमारे पास प्रोसेस क्या चल रहा है कि हमने क्या कर दिया, ए साइट पे अब क्या बना दिया, पेप्टिडाइल टीआरएनए, एंड ए पी साइट पे क्या बन गया, डीएकाइलेटेड। तभी इसको नाम दिया बेटा ट्रांसपेप्टाइडेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड चेन थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के ट्रांसफर से बनाया आपने, एनर्जी का आपने ट्रांसफर किया कि एक बॉन्ड को तोड़ के जो एनर्जी निकली वो दूसरे बॉन्ड को बनाने में आपने क्या कर ली, यूज। कंसेप्ट समझ आया? Yes, guys. Yes, ma'am. And this transpeptidation is catalyzed by, transpeptidation is energy independent step, लिख सकते हैं, एनर्जी यूज नहीं कर रहे हम, एनर्जी इंडिपेंडेंट स्टेप, एंड कैटलाइज्ड बाय एक एंजाइम पहले से पढ़ते आ रहे हो, ये नाम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। देखो इसका नाम ही ट्रांसफरेज है, एनर्जी ट्रांसफर करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाना, विच इज एक्चुअली पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है क्या हमारे पास, राइबोजाइम। कौन सा RRN है, 23S RRN, इट्स राइबोजाइम विच इज 23S RRN। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अब अगर मैं यहाँ पर इसका mRNA बनाऊं, तो if I have in this, तो हमारे पास ये ऐसे Is it fine? Yes, ma'am. ठीक है, क्या अब मूवमेंट करा दूं? Yes, ma'am. राइट, अगर मूवमेंट करा दूंगी तो थर्ड स्टेप कौन सा होगा, ट्रांसलोकेशन, लोकेशन का ट्रांसफर होना, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब स्विचिंग ऑफ राइबोसोम, or we can say walking of ribosome from one codon to another, एक एक कोडॉन करके जाएगा, one codon to another over mRNA by कौन सा एंजाइम कराएगा, ट्रांसलोकेज एंजाइम, which is GTP dependent EFG, ये GTP डिपेंडेंट इलोंगेशन फैक्टर G है, इसका नाम ट्रांसलोकेज एंजाइम का। तो अब अगर मैं इसका ट्रांसलोकेशन करा देती हूँ एंड इफ आई लेट इट मूव, मैं इसे मूव कराती हूँ, तो मैं किसको यूज करूंगी, आई यूज GTP प्लस EFG। अब बताओ ट्रांसलोकेज के बाद मुझे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, ये अगर हमारे पास है AUG ट्रिपल U UAC UAG 3 प्राइम UTR। हाँ जी, अब राइबोसोम कहाँ से शुरू करूं मैं, 5 प्राइम UTR से या AUG से, AUG AUG आगे मूव हो गया ना एक कोडॉन। Yes, ma'am. इज इट लुकिंग लाइक दिस, ये कौन सी साइट हो गई अब, E, साइड, ये कौन सी साइट हो गई, ये कौन सी D साइट हो गई, and E. अब TRNA तो चेंज नहीं होगा, TRNA तो ऑलरेडी फिक्स है, तो इस पे कौन सा TRNA था एंड इस पे कौन सा आएगा। अब E साइड से कोई अमीनो एसिड बाहर जाएगा या डीएकाइलेटेड TRNA बाहर जाएगा, Deactivated बाहर लॉस तो नहीं जाएगा। हुआ ना हमारा, और पेप्टाइड चेन भी बन गई, ये हो गया हमारे पास पेप्टिडाइल TRNA। अब अगर फंक्शन सबको ध्यान हो तो P साइट का नाम क्या था, पेप्टिडाइल साइट, जहां से पेप्टिडाइल TRNA बाइंड करता है। E साइट का नाम था एग्जिट साइट, जहां पर डीएकाइलेटेड TRNA बाइंड हुआ, और A साइट का नाम क्या था, अमीनो साइट,
जहां पर कौन बाइंड करेगा? अमीनो एकाइल टीआरएनए। क्या नया अमीनो एकाइल टीआरएनए आके बाइंड हो जाएगा यहाँ पर यूएसी पे? समझ आया पॉइंट? यस गाइस, elongation completed. क्लियर है यहाँ तक का स्टेप अच्छे से? यस मैम। डन है? कोई पॉइंट इसके अंदर? मैम जो 3 पे होता है वो ACC होता है कि CCA होता है? CCA बेटा। 3 प्राइम फ्री जो होता है उसका A फ्री होता है ना। CCA आम ही तो मैम कहते पर हैं। आपने एक जगह ACC लिख रखा था तो वो हमें कंफ्यूज हो रहा नहीं, था। ACC कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर चेक करो एक बार एवरीवन। कहाँ पर कह रहे हो बेटा? AAC कहाँ अभी अभी लिखा है आज जो ही? भी आप, हाँ अभी कहाँ लिखा है? ये रहा मैम, राइट ये ना साइड बेटा में। CCA, ये 3 प्राइम है ना इसका CCA, दिस इज अमीनो एक्सेप्टर आर्म। वो नहीं मैम, राइट साइड मतलब होता है। अच्छा हाँ, ये वाला कह रहे हो, ठीक है। CCA अभी ठीक है? राइट चेंज कर देना बच्चा एवरीवन, दिस इज CCA आर्म। राइट। अच्छा, अब आपको मुझे स्टेप्स बताने हैं, क्या क्या स्टेप्स आप करोगे, सिर्फ नाम, डायग्रामेटिकली नहीं, ताकि UAG मेरा A साइड पे आ जाए। आई वॉन्ट अ डायग्राम जिसमें UAG A साइड पे हो, UAC P साइड पे हो और UU E साइड पे हो। क्विकली, व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू डू? क्या क्या करने एक बार बोल दो तो। मीन्स आई वॉन्ट अ स्ट्रक्चर बाय यू, जिसमें आप मुझे स्टेप्स बताओ कि जो स्टेप्स हमें करने हैं इसमें। एंड द स्टेप्स आर कि हमारे पास AUG फाइनल प्रोडक्ट जो मुझे मिले कि UAG जो है मेरे पास वो A साइड पे आए, UAC जो है मेरे पास वो P साइड पे आए और UU मेरे पास E साइड पे आए। तो मुझे क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे? समझ आया क्वेश्चन सबको? ट्रांसलोकेशन करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसलोकेशन। सिर्फ ट्रांसलोकेशन से हो जाएगा? हम और यूएसए पे अमाइनो एसिड टीआरएनए 2 बार अटैच ज्वाइन करेंगे। कराएंगे। 2 बार या 1 बार? पहले तो यूएसए पे ज्वाइन कराएंगे ना टीआरएनए। UAC पे मीन्स पहला स्टेप अरे जो हम करेंगे वो फर्स्ट स्टेप हमारे पास इसके बाद होगा डिकोडिंग, जिसमें GTP यूज करोगे। डिकोडिंग ऑफ UAC एट A साइट, राइट, जहां क्या करोगे? बाइंडिंग ऑफ अमीनो एकाइल tRNA एट A साइट। एम आई राइट? अब नेक्स्ट स्टेप बताओ। बाइंडिंग कर लिया आपने, चलो ठीक है, टेक इट दैट अमीनो एसिड को A1 ले लो। हाँ, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? ट्रांसपेप्टाइडेशन। ट्रांसपेप्टाइडेशन, पेप्टाइड चेन बनाओ। किसके बीच में पेप्टाइड चेन बनेगी? पेप्टाइड चेन कैसे बनू? फिनाइल एलानिन फॉर्माइल मिथ्योनिन के ऊपर आके A1 लगेगा या A1 फिनाइल एलानिन और फॉर्माइल मिथ्योनिन बनेगा? से ज्वाइन होगा। हाँ, फिनाइल एलानिन फॉर्माइल मिथ्योनिन A1 की चेन बनेगी या फिर A1 फिनाइल एलानिन फॉर्माइल मिथ्योनिन की चेन बनेगी? आंसर मी गाइस। फिनाइल एलेनिन मिथ्योनिन A1। A1 मींस A1 उठ के ऊपर आएगा। आप ट्रांसपेप्टाइडेशन में पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनाते हो? CCA एंड CCA तो बेटा अमीनो एक्सेप्टर आर्म है ना, उसमें थोड़ी पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड किसमें बनता है आपका यहाँ पर? बिटवीन पेप्टाइड चेन एट P साइट एंड
अमीनो एकाइल tRNA at A साइट, यही तो ऊपर लिखा था हमने, वहां पर अमीनो पेप्टाइड चेन की जगह पहले अमीनो एसिड था, तो आपकी चेन कैसे बनेगी? A1 फिनाइलएलेनिन और फॉर्माइल मिथियोनिन होगा ना, ये यहाँ से टूटेगा ना, तभी तो आगे जाओगे। खुद सोचो, आपने A1 को यहाँ से UAC वाले tRNA के A1 को अगर तोड़ दिया तो आप E साइट की जगह A साइट पे डीएकाइलेटेड tRNA दे रहे हो, क्या वो पॉसिबल है? नो। नो मैम। कंसेप्ट समझ आया? राइट, तो इसीलिए बॉन्ड किसके बीच में बनेगा हमारे पास? A1, राइट, A1 से कनेक्ट कौन होगा? फिनाइलएलेनिन, फिनाइलएलेनिन से कनेक्ट कौन होगा? फॉर्माइल मिथियोनिन। ठीक है, राइट। जब ट्रांसपेप्टाइडेशन कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ट्रांसलोकेशन, स्विचिंग कर दें उसको, अगर स्विच कर देंगे उसको आगे, राइट, तो स्विच करके हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? इफ आई गो फॉर द स्विचिंग, तो फाइनल स्ट्रक्चर बताओ कैसा होगा? यू पे डीएकाइलेटेड होगा। हाँ, ट्रिपल यू पे क्या होगा? राइट, डीएकाइलेटेड, वेरी गुड। यूएसी पे क्या होगा? और उससे तीन अमीनो एसिड, दैट इज पेप्टिडाइल टीआरएनए, ठीक है। और एयूएजी पे हमारे पास नया आ जाएगा, ठीक है, फाइन एवरीवन, यही होगा ना हमारे पास। तो अब अगर मैंने कहा AUG, ट्रिपल यू, UAC, UAG, 3' UTR, तो अब अगर मैं फाइनल देखूं तो मेरे पर राइबोसोम वॉक करके कहाँ मूव कर चुका है? तो दिस AUG बाहर आ गया लिस्ट से, ये हमारे पास आ गया। तो अब ये साइट कौन सी हो गई? E साइट, ये P साइट, ये A साइट। तो P साइट पे बाइंड कौन करेगा? A1, A1 से फिर फिनाइलएलेनिन, फिनाइलएलेनिन से फिर फॉर्माइल मिथियोनिन, और ये हमारे पास डीएकाइलेटेड tRNA, दिस इज डीएकाइलेटेड tRNA, ये हमारे पास पेप्टिडाइल tRNA, और ये अब हमारे पास आ गया UAG कौन? स्टॉप कोडॉन। अगर स्टॉप कोडॉन आ गया तो क्या आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होगा? प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा हमारे पास, राइट। सो वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज टर्मिनेशन। तो अब हम मूव कर जाएंगे टू द नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप ऑफ द ट्रांसलेशन, विच इज कॉल्ड टर्मिनेशन। अब हमें टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्या मैम? AUG खाली हो जाएगा ना बिल्कुल? AUG खाली, क्योंकि अब उसका तो फॉर्माइल मिथियोनिन आगे जा ही चुका है ना, ठीक है। टर्मिनेशन कब होगा हमारे पास? टर्मिनेशन अकर व्हेन स्टॉप कोडॉन एंटर्स एट, कौन सी साइट पे आया स्टॉप कोडॉन? A साइट, A साइट, क्योंकि स्टॉप कोडॉन से रिलेटेड कोई tRNA तो होता नहीं है। स्टॉप कोडॉन अगर A साइट पे आ चुका है, इसका मतलब प्रोसेस अब हमें क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा, वी हैव टू स्टॉप द प्रोसेस, राइट। सो अब हमने यही कहा कि हम ये तभी करेंगे जब हमारे पास स्टॉप कोडॉन एंटर कर जाएगा A साइट पे। अब A साइट पे अगर स्टॉप कोडॉन को एंटर कराया तो उसकी एंट्री की वजह से, क्योंकि कोई अब इसमें बाइंडिंग अमीनो एकाइल tRNA की नहीं होगी, बाइंडिंग ऑफ रिलीज फैक्टर, रिलीज फैक्टर की बाइंडिंग होगी एट स्टॉप कोडॉन ओवर A साइट। और रिलीज फैक्टर क्या करेगा आते ही? डिसोसिएशन ऑफ पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन को अलग कराएगा फ्रॉम, और डिसोसिएशन के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से यूज करेगा? GTP, फ्रॉम पेप्टिडाइल tRNA। पेप्टिडाइल tRNA से पेप्टाइड चेन को डिसोसिएट किया, एंड डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम फ्रॉम mRNA, mRNA से राइबोसोम को भी अलग कर दिया। अगर सबका डिसोसिएशन हो गया तो मेरे पास क्या फाइनल प्रोडक्ट मिल गया मुझे? कैन आई हैव द पॉलीपेप्टाइड चेन प्लस राइबोसोम अलग, राइबोसोमल सब यूनिट दोनों अलग हो गई, प्लस mRNA अलग, प्लस tRNA अलग।
और फाइनल प्रोडक्ट मेरे को क्या मिल गया यहाँ पर, पॉलीपेप्टाइड चेन। यस गाइस, टास्क क्लियर हुआ? अंडरस्टूड Yes. हियर? Yes. सो ये हमारे पास ओवरऑल प्रोसेस हुआ फॉर दी टर्मिनेशन, जो हमने कहा हाउ टर्मिनेशन विल बिगिन, राइट, कि हम कैसे इसका टर्मिनेशन करेंगे और कैसे हमारे पास प्रोसेस मूव करेगा। हाँ जी, जो TRNA में वो होता है वेरिएबल लूप, उसका कोई काम नहीं होता? नहीं, काम सबका है, वेरिएबल लूप का बस कोई काम नहीं है। वेरिएबल लूप इज ओनली रिस्पॉन्सिबल ताकि स्पीशीज का डिफरेंशिएशन आप कर सको कि कौन सी स्पीशीज के पास कितने बेसिस होंगे वेरिएबल लूप के अंदर, वही सब डिफर करते हैं, राइट। अदरवाइज आपका T5C DHU लूप दोनों का काम था। ये राइबोसोम से जो TRNA जुड़ता है वो T5C की वजह से, और अमीनो एसिड इससे जो जुड़ पाता है उसके लिए जो एंजाइम है वो आपका DHU लूप पे जुड़ता है, ठीक है। ना अब यहाँ पर हमारे पास दो रिलीज फैक्टर्स हैं, 2 रिलीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, दोनों में से कोई भी काम कर सकता है, RF1 एंड RF2। RF1 बाइंड करता है टू UAA एंड UAG, RF2 बाइंड करता है UAA एंड UGA। तो RF1 बाइंड टू UA एंड UAG, RF2 हमारे पास बाइंड करता है UAA एंड UGA से रिलेटेड। फाइन, नोट करो एक मिनट इसको। ओके गाइस, कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से? यस मैम। राइट, तो पूरा ट्रांसलेशन समझ आया? यस एवरीवन। सो अगर हम कहें ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करता है ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर, अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमने कहा 3 इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए थे, राइट। कौन कौन से? IF1, IF2 एंड IF3, प्लस 3 क्या चाहिए थे? elongation factors, EFTU, EFTS एंड EFG, प्लस कितने रिलीज फैक्टर चाहिए हमें? 2, RF1 एंड RF2। इज इट फाइन? यही ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट। और उसके साथ एक और एंजाइम, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, which is actually 23S rRNA and amino acyl tRNA synthetase enzyme for pre-initiation. हम टर्मिनेटर फैक्टर और रिलीज फैक्टर एक ही होता है ना? हाँ, एक ही बात। डन है यहाँ तक का कंसेप्ट अच्छे से? हमें एक बार ये बता दो कि वो जो SD सीक्वेंस था वो कहाँ से आया था? क्या कहाँ से आया था दोबारा? SD सीक्वेंस। SD सीक्वेंस? SD सीक्वेंस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, ये 5 प्राइम UTR पे खुद ही SD सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जिसे आप नाम देते हो शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है टू 16S rRNA। 5 प्राइम UTR पे ऑलरेडी है। 5 प्राइम UTR कहाँ से आता है? प्रमोटर से आता है। DNA में याद है प्रमोटर था, प्रमोटर का जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ था तो हमने 5 प्राइम UTR लिखा था,
तो वो जो प्रमोटर का सीक्वेंस है ना, उसी में एसडी सीक्वेंस था, और जिसका ई भी उसी में ट्रांसक्रिप्शन, हाँ ई साइट भी उसी में पी साइट, ई नहीं बेटा, ई साइट एक राइबोसोम की साइट है, एसडी सीक्वेंस एमआरएनए का पार्ट है, एसडी सीक्वेंस इज एजीजी ए सीक्वेंस ऐसा कुछ, राइट, जो प्रेजेंट एमआरएनए। ई साइट राइबोसोम की है जो एसडी सीक्वेंस के किसी भी 3 बेस से बाइंड करेगी। ठीक है, ठीक है, आगे क्लियर हुआ? यहाँ तक एवरीवन कंप्लीटेड? नाउ एनर्जी रिक्वायरमेंट, कितनी एनर्जी हमें ट्रांसलेशन में चाहिए फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस ऑफ n अमीनो एसिड, n अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है? यस गाइस, अब क्या हर स्टेप पे मुझे एनर्जी चाहिए थी, प्री इनिशिएशन से लेके सब कुछ? तो अब देखो यहाँ पर काउंट करते हैं। पहला स्टेप कौन सा किया था मैंने? प्री इनिशिएशन। प्री इनिशिएशन स्टेप क्या था, फटाफट से जहाँ लिखा हुआ है खोलो नोटबुक्स। प्री इनिशिएशन स्टेप में हमने क्या कहा था? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए को अमीनो एसिड से बाइंड कराया, अमीनो एकाइल टीआरएनए आपने लिया। तो अगर हमने यहाँ पर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए यहाँ पर किया, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए किया, तो हर बार चार्जिंग के लिए एक एटीपी चाहिए था। अगर n अमीनो एसिड है तो n अमीनो एसिड के एक्टिवेशन में कितने एटीपी चाहिए मुझे? n ATP, राइट, तो n एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर 1 ATP फॉर एवरी अमीनो एसिड। ठीक है, अब प्री इनिशिएशन जब आपने कर लिया तो सेकेंड स्टेप उसके बाद कौन सा किया? इनिशिएशन। इनिशिएशन एक ही अमीनो एसिड का होता है या सभी अमीनो एसिड का इनिशिएशन होता है? इनिशिएशन में एक ही अमीनो एकाइल टीआरएनए टाइप का इन्वॉल्व होता है या सारे इन्वॉल्व करते हैं? इनिशिएशन में सिर्फ किसको इन्वॉल्व करते हो? फॉर्माइल मिथियोनिन को ना, एक ही को तो इन्वॉल्व करते हो। अगर एक को इन्वॉल्व करे तो इनिशिएशन में कितने एटीपी चाहिए? ओनली 1। जो इक्विवेलेंट था 1 जीटीपी के, जीटीपी बनाया था ना वहां पर, और ये किसके लिए चाहिए था? फॉर बाइंडिंग ऑफ, किसकी बाइंडिंग कराई थी हमने यहाँ पर? इनिशिएटर टीआरएनए एट कौन सी साइट पे? पी साइट, राइट। नाउ नेक्स्ट इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में बताओ कहाँ कहाँ चाहिए? जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू एटीपी मान के चल रहे हैं। नाउ टेल मी इलोंगेशन। इलोंगेशन में मुझे कहाँ चाहिए? डिकोडिंग में चाहिए, ट्रांसलोकेशन में चाहिए, लेकिन ट्रांसपेप्टाइडेशन में ही नहीं चाहिए ना बस। डिकोडिंग और ट्रांसलोकेशन में तो रिक्वायरमेंट है ना हमारे पास, राइट। अगर मेरे पास n अमीनो एसिड है तो इलोंगेशन में डिकोडिंग, ट्रांसपेप्टाइडेशन, ट्रांसलोकेशन n अमीनो एसिड का होगा या n-1 का होगा? n-1, क्योंकि एक तो क्योंकि एक तो हम ले चुके हैं ना, फॉर्माइल मिथियोनिन। समझ आया सबको? तो इसका मतलब मुझे कितनी बार डिकोडिंग करना पड़ेगा? n-1 टाइम्स क्या होगा मेरे पास? डिकोडिंग, और हर एक डिकोडिंग के लिए एक जीटीपी। तो कितने जीटीपी चाहिए यहाँ पर? n-1 जीटीपी या एटीपी, जो भी लिखो। ट्रांसपेप्टाइडेशन कितनी बार होगा मेरे पास? वापस n-1। लेकिन यहाँ तो कोई एटीपी नहीं चाहिए होता, तो हमने कहा नो एटीपी, कोई एटीपी रिक्वायर नहीं है। और n-1 टाइम्स ही क्या होगा मेरे पास? ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ मेरे पास कितने यूज हो जाएंगे? n-1 जीटीपी और एटीपी, राइट। और लास्ट में मैंने क्या कराना है यहाँ पर? टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन किसकी वजह से होगा? रिलीज फैक्टर। एक ही तो रिलीज फैक्टर बाइंड करके रोक देगा, तो 1 एटीपी और 1 जीटीपी। इज इट फाइन एवरीवन? तो टोटल कितने हो गए? n+1 प्लस n-1 प्लस n-1 प्लस 1। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 3। इंडिविजुअल स्टेप्स के पूछते हैं, इसलिए इंडिविजुअल स्टेप्स के याद रखना इसमें। यस एवरीवन, कंप्लीटेड यहाँ तक?
यस सर। क्लियर है टास्क अच्छे से? राइट, so this is called pre-initiation, initiation, elongation and termination. तो ये हमारे पास ओवरऑल हुए 4 स्टेप्स फॉर ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। कोई डाउट अब इससे रिलेटेड? डन है यहाँ तक? यस मैम। Good. Yes, Now ma'am. moving to translation in eukaryotes. कोई डिटेल नहीं पढ़नी, सिर्फ डिफरेंसेस पढ़ने हैं। प्रोसेस ऐसा ही होता है, बस डिफरेंसेस ध्यान रखने हैं। तो अब डिफरेंसेस के लिए वही एक टेबल कर लेते हैं, 2-3 डिफरेंसेस हैं बस। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, and eukaryotic translation. Now we say prokaryotic और eukaryotic translation, बहुत सिंपल डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ट्रांसलेशन होता कहाँ है बेटा? साइटोप्लाज्म। Cytoplasm. चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, इन प्रोकैरियोट एज वेल। तो ये सिमिलर पॉइंट हो गया, राइट। ये साइटोसोल में ही होगा हमारे पास। अब प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में हमारे पास सीक्वेंस था एसडी सीक्वेंस, राइट। एसडी सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ स्मॉलर सब यूनिट, राइट, स्मॉलर सब यूनिट टू mRNA, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम टू mRNA। यहाँ हमारे पास यूकैरियोट में एसडी सीक्वेंस नहीं होता। यूकैरियोट के अंदर 5 प्राइम कैप एंड कोजेक्स सीक्वेंस होता, इसलिए हमने लिखा था कैपिंग इज ऑल्सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिंग। किसमें हेल्प करता है हमारे पास? ट्रांसलेशनल इनिशिएशन, राइट। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्ड, एसडी की जगह कोजेक नाम दिया है, बस नाम चेंज कर दिया है, फॉर बाइंडिंग ऑफ स्मॉलर सब यूनिट। और यहाँ स्मॉलर सब यूनिट कौन है हमारे पास? 30s या 40s? 40s टू mRNA, कंप्लीट, राइट। तो पहला डिफरेंस तो हमारे पास हो गया ये। सेकेंड डिफरेंस आया, इसमें कितने इनिशिएशन फैक्टर हैं? 3 इलोंगेशन और 2 रिलीज। ये हमारे पास ओवरऑल प्रोसेस है। यहाँ पर 9 इनिशिएशन फैक्टर्स, जिसको हम नाम देते हैं EIF। आप IF1, IF2, IF3 लिखोगे, लेकिन इसको EIF, E का मतलब यूकैरियोटिक, राइट। 3 इलोंगेशन फैक्टर, नो डाउट 3 इलोंगेशन फैक्टर होंगे जैसे उसमें होते हैं। 1 रिलीज फैक्टर, रिलीज फैक्टर एक ही होगा, सबके आगे स्मॉल ई जरूर लगाना है यूकैरियोट्स के अंदर, राइट। तो ये हमारे पास अनदर डिफरेंस। थर्ड, यहाँ पर पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या है हमारे पास? 23S RRNA, बट यहाँ पर पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम 28S RRNA, right? Here we say initiator कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन कौन सा होगा? AUG। लेकिन एक और याद है GUG, GUG को भी किया था, जिसमें उसकी कहा था कि नॉन एम्बिग्विटी शो नहीं करता, एम्बिग्वस हो जाता है। यस मैम। और इनिशिएटर अमीनो एसिड कौन सा है इसके अंदर? फॉर्माइल मीथियोनिन, बट यहाँ में क्या मिलेगा? इनिशिएटर कोडॉन is AUG only and initiator amino acid is methionine,
क्लियर है पॉइंट? और ये दोनों चीजें ना यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में यूकैरियोट जैसी होती है, राइट? दीज आर द मेजर डिफरेंसेस फॉर ट्रांसलेशन. कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट? Yes, ma'am. Done it? Right, so this is what we will say as the whole process for translation. तो यहाँ हमारे पास पूरा सेंट्रल डोगमा फिनिश, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. अब आगे बढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. यहाँ तक कंप्लीटेड है सबका अच्छे से? इस सैटरडे संडे में जो भी क्लास होगी, वी आर गोइंग टू वाइंड अप द जेनेटिक्स पार्ट, राइट? और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका नेक्स्ट वीक फिनिश करके 2 क्लासेस में लगेंगे, एंड विल स्टार्ट विद दी स्ट्रैटेजीज, माइक्रोब्स इन द लास्ट चैप्टर्स जो आपके हैं. Okay everyone, so let's begin with the topic regulation of gene expression. Translation clear सबको? Yes guys, done Yes, it? Regulation of gene expression. अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से पहले सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब जीन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं. तो जीन एक्सप्रेशन हमें एक्सप्लेन किया गया था बाय वन जीन, वन एंजाइम हाइपोथेसिस. एक हाइपोथेसिस आई थी, बहुत कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में आती है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, व्हिच वाज गिवन बाय बीडल एंड टेटम. बीडल एंड टेटम ने ये हाइपोथेसिस दिया था, राइट? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस. एंड व्हाइल गिविंग दिस हाइपोथेसिस दे आर वर्किंग ऑन न्यूरोस्पोरा क्रैसा. ये वर्क कर रहे थे न्यूरोस्पोरा क्रैसा पे. तो उन्होंने बेसिकली ये हाइपोथेसिस दिया, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस. और इस हाइपोथेसिस को उन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया, अब हम ये पॉइंट देखते हैं इसमें कि हाउ दिस हाइपोथेसिस बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय देम, राइट? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस. अगर सबको ध्यान हो तो हम न्यूरोस्पोरा क्रैसा को नाम भी देते हैं, राइट? मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर बायोकेमिकल जेनेटिक्स. यस मैम. राइट, इसने पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. तो बायोकेमिकल जेनेटिक्स का मेन मॉडल ऑर्गेनिज्म है ये. जैसे मॉर्गन के लिए ड्रोसोफिला है, राइट? मेंडल के लिए पाइसम सटाइवा है, वैसे ये जेनेटिक्स होती है बायोकेमिकल जेनेटिक्स. उसके लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म इज न्यूरोस्पोरा क्रैसा. अब वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में क्या किया इन्होंने, दे हैव टेकन द 2 स्ट्रेन्स ऑफ न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा के 2 स्ट्रेन्स लिए. न्यूरोस्पोरा किसका मेंबर है, क्या है ये? बेसिकली एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है. फंजाई. यस, इट्स अ फंजाई, मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है. इसके 2 स्ट्रेन लिए. एक स्ट्रेन को नाम दिया प्रोटोट्रॉफ और एक को नाम दिया ऑक्सोट्रॉफ. और ये क्वेश्चन नीट में आता है प्रोटोट्रॉफ ऑक्सोट्रॉफ को. प्रोटोट्रॉफ नॉर्मल स्ट्रेन है जो न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक एफिशिएंट. तो न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक एफिशिएंट है. जबकि ऑक्सोट्रॉफ हमारे पास वो मेंबर है जो म्यूटेंट स्ट्रेन है. प्रोटोट्रॉफ का ही म्यूटेंट स्ट्रेन है और न्यूट्रिशनल
और मेटाबॉलिक डेफिशिएंट गामा म्यूटेशंस के थ्रू, एक्स्ट्रा गामा म्यूटेशंस के थ्रू प्रोटोट्रॉफ में म्यूटेशन कराई गई एंड वी गेट टू हैव द वन स्ट्रेन विच इज कॉल्ड ऑक्सोट्रॉफ, जो बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स को यूज नहीं कर पाता, बहुत अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता। तो ये हमारे पास दो स्ट्रेन्स हैं स्पेसिफिकली न्यूरोस्पोरा। अब ये दोनों स्ट्रेन प्रोटोट्रॉफ और ऑक्सोट्रॉफ कैसे काम करते हैं, ये फंक्शनिंग उन्होंने देखी, और वो फंक्शनिंग देखी किसके हिसाब से, विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म आर्जिनिन मेटाबॉलिज्म। बेसिकली उन्होंने चेक क्या किया, एक पेट्री डिश ली जिसमें प्रोटोट्रॉफ के मेंबर रखे, एक पेट्री डिश ली जिसमें ऑक्सोट्रॉफ के मेंबर रखे, और दोनों में एक प्रिकर्सर दिया। वो पहले करना क्या था, दोनों का मेटाबॉलिज्म चेक करना था, और मेटाबॉलिज्म ये था कि दे हैव टू प्रिपेयर आर्जिनिन। तो प्रिकर्सर एंजाइम 1 को यूज करके पहले ऑर्निथीन बनाता है, ये आपने यूरिया साइकिल में पढ़ा होगा प्रोसेस। ऑर्निथीन पे एंजाइम 2 वर्क करता है, और एंजाइम 2 वर्क करके यहाँ पर सिट्रुलिन बनाता है, और सिट्रुलिन पे एंजाइम 3 काम करता है, और ये बेसिकली क्या बनता है हमारे पास, आर्जिनिन। राइट, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे रन होता है, एंड ये मेटाबॉलिक पाथवे किसमें चला, प्रोटोट्रॉफ में। तो प्रोटोट्रॉफ जो मुझे मिले, राइट, दैट प्रोटोट्रॉफ कम अप टू बी दी आर्जिनिन पॉजिटिव, जिन्होंने आर्जिनिन बनाया, मतलब पूरा प्रोसेस बिल्कुल सही चला। बट जो ऑक्सोट्रॉफ मिले वो मिले आर्जिनिन नेगेटिव, मतलब उन्होंने आर्जिनिन नहीं बनाया। राइट, नहीं बनाया इसका मतलब प्रिकर्सर को यूज किया ऑक्सोट्रॉफ ने, प्रिकर्सर से एंजाइम 1 को यूज किया, ऑर्निथीन बनाया, लेकिन ऑर्निथीन से आगे का स्टेप कोई हुआ ही नहीं। मतलब हमें ये पता चला एंजाइम 2 एंड एंजाइम 3 आर एब्सेंट इन ऑक्सोट्रॉफ। नाउ वी गेट टू नो कि ऑक्सोट्रॉफ में ऐसा क्यों हुआ। राइट, समझ आया मैकेनिज्म सबको बेटा? अब ऑक्सोट्रॉफ में ऐसा क्यों हुआ, ऑक्सोट्रॉफ में आपने गामा म्यूटेशंस कराए थे या एक्सरे म्यूटेशन। अब गामा म्यूटेशन हो या एक्सरे म्यूटेशन हो, ये किसको ऑल्टर करते हैं, बिकॉज ऑल्टरेशन इन जीन फंक्शन, जीन का फंक्शन नहीं होने देते। तो वी गेट टू नो दैट जीन 2 एंड जीन 3 आर म्यूटेटेड, किसमें म्यूटेटेड है हमारे पास, ऑक्सोट्रॉफ। And because of this mutation, no enzyme 2 and enzyme 3 synthesis occur. मतलब इन जीन के एब्सेंट होने की वजह से ना तो एंजाइम 2 बन पाया, ना एंजाइम 3 बन पाया। अगर एंजाइम 2 और एंजाइम 3 नहीं बना तो इसने क्या शो किया, दैट जीन म्यूटेशन रिजल्ट इन absence of enzyme synthesis। इसका मतलब जब जीन एक्सप्रेस हुआ तो जीन के एक्सप्रेशन से क्या बना बेटा, जीन एक्सप्रेशन विल रिजल्ट इन, जीन एक्सप्रेशन किस में रिजल्ट करता है हमारे पास, विल रिजल्ट इन एंजाइम सिंथेसिस। तो यहां से उन्होंने क्या कोट कर दिया, दैट 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। समझ आया आप सबको अच्छे से? यस गाइस, एवरीवन अंडरस्टूड? यस मैम। पूरा मैकेनिज्म आर्जिनिन मेटाबॉलिज्म का जो ऑब्जर्व किया उन्होंने, दैट इज 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। कोई डाउट इसके अंदर? एक मिनट नोट करो इसको। हाँ,
क्लियर है यहाँ तक? मैम हाँ जी, मैम इसका PDF सेंड कर देना प्लीज। हाँ वो पूरा कर लें। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक कंसेप्ट समझ आ गया सबको? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। यस लेकिन जब हमने फाइंड किया कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस ट्रू फॉर एवरीथिंग, क्या ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए सही है, राइट? तब इसमें हमने कहा नो, दिस हाइपोथेसिस हैज टू बी चेंज्ड, राइट? तो हमने यहाँ पर कहा दिस हाइपोथेसिस इज नॉट वैलिड, ये किसके लिए वैलिड नहीं है? फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म, राइट? अब देखो कैसे, अगर मैंने ये कहा कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है, तो एक्चुअली में एंजाइम है क्या? एंजाइम इज प्रोटीन ना। अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ, मेजॉरिटी एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। तो उन्होंने कहा लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लेते हैं हीमोग्लोबिन का। और अगर हीमोग्लोबिन में सबको पता हो तो हम 2 टाइप ऑफ ग्लोबिन चेन्स पढ़ते हैं उसके अंदर। कौन कौन सी होती है 2 टाइप ग्लोबिन चेन की? अल्फा और बीटा चेन। अल्फा 2 बीटा 2, यही लिखते हो, राइट? तो हमने कहा यहाँ पर 2 टाइप की ग्लोबिन चेन है हमारे पास, एक अल्फा ग्लोबिन है और एक हमारे पास बीटा ग्लोबिन। अगर ऐसा है कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस है, तो होना क्या चाहिए था कि अल्फा बीटा दोनों एक ही जीन से बननी चाहिए थी। अल्फा ग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द जीन एट क्रोमोसोम नंबर 16। इसके एक्सप्रेशन से अल्फा ग्लोबिन प्रोड्यूस होती है, एंड बीटा ग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द जीन एट क्रोमोसोम नंबर 11। तो अब बताओ, एक जीन ने एक एंजाइम दैट इज एक प्रोटीन बनाया, या एक जीन ने एक पॉलीपेप्टाइड बनाया? एक जीन ने किसको फॉर्म किया? वन जीन फॉर्म वन पॉलीपेप्टाइड। इज इट फाइन? राइट। तो हमने कहा वन जीन एक्सप्रेस टू प्रोड्यूस वन पॉलीपेप्टाइड, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है, वेयर different polypeptides combine to form, क्या बनाने के लिए? फंक्शनल प्रोटीन। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? राइट। तो अब मैं हाइपोथेसिस को चेंज करके क्या कह दूं? वन जीन वन एंजाइम या वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड? वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड hypothesis. Is this point clear everyone? Yes ma'am. समझ आया? वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड सबको क्लियर है? तो वन जीन वन एंजाइम पहले दिया हमने, फिर हमने क्या दिया? वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। अब हमने कहा क्या यूकैरियोट्स के अंदर, टेल मी दैट गाइस, एक सिंपल सी सिचुएशन में बताना। मान लो एक जीन के अंदर, यूकैरियोटिक जीन के अंदर 4000 बेसिस है, 4000 बेसिस, चलो सिंपल कर देती हूँ आपके लिए, राइट? एक डीएनए के सीक्वेंस में, राइट, जीन सीक्वेंस में, यूकैरियोटिक सेल में टोटल नंबर ऑफ बेसिस आर 1200 बेसिस हैं, ठीक है, राइट? अब उसके क्या पॉलीपेप्टाइड में 1200 बेसिस का मतलब कितने कोडॉन्स बनेंगे एमआरएनए में? 400। अगर 400 कोडॉन्स बनते हैं तो क्या 400 कोडॉन से एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनेगी उसमें 400 अमीनो एसिड होने चाहिए? यस। इज इट फाइन? अगर 400 नहीं तो कम से कम 399 398 तो होने ही चाहिए। यस करेक्ट। लेकिन क्या ऐसा होता है? इज इट ट्रू? जितने ट्रिपलेट्स जीन के अंदर हैं, क्या उतने अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड में होते हैं, या जितने कोडॉन एमआरएनए में है उतने अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड में होते हैं? कौन सी स्टेटमेंट सही है? हाँ, एक बार फिर से रिपीट करना। नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स इन डीएनए आर इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड, और नंबर ऑफ कोडॉन्स इन एमआरएनए इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड। दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? दोनों ही एक जैसी है। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। क्यों? सेकंड राइट। रीजन? क्योंकि कोडोन बनाता है ना अमीनो एसिड, तो कोडॉन बने किससे? कोडॉन ट्रिपलेट से ही तो बने,
इसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ही तो है, जीन का ही तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कोडॉन है। समझ आया पॉइंट? यस मैम। राइट, तो फिर कौन सी स्टेटमेंट सही है बेटा? दोनों ठीक है? दोनों ही ठीक है। इसलिए मैंने कहा था जरा थोड़ा मॉल बायो पढ़ो अच्छे से। यूकैरियोट्स के अंदर होता है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। जितने बेसिस जीन में होते हैं एमआरएनए में उतने बेसिस आते ही नहीं है, तो कैसे सेम है दोनों स्टेटमेंट? समझ आया पॉइंट? नंबर ऑफ बेसिस इन अ जीन, राइट, आर दे इक्वल टू नंबर ऑफ बेसिस इन एमआरएनए? सिंपल सा क्वेश्चन, नेवर। अगर एमआरएनए में उतने ही बेसिस होते तो स्प्लाइसिंग की जरूरत क्या थी? स्प्लाइसिंग की जरूरत यही थी ना कि नॉन फंक्शनल बेसिस को हटाना था, इंट्रॉन्स को हटाना था। यस मैम। तो जब नॉन फंक्शनल बेसिस को मुझे हटाना है, आई हैव टू रिमूव ऑफ द इंट्रॉन्स, मुझे इंट्रॉन्स को रिमूव करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या पॉइंट है इसके अंदर कि वी हैव द प्रोसेस कि हमारे पास यहाँ पर अमीनो एसिड जो बन रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे? एमआरएनए पे डिपेंड करेंगे इंस्टेड ऑफ अ जीन। मीन्स अब मैं इस हाइपोथेसिस को भी मॉडिफाई कर सकती हूँ, राइट? सो द न्यू हाइपोथेसिस explaining gene expression is one mRNA one polypeptide hypothesis, one gene नहीं, one mRNA one polypeptide hypothesis कि एक mRNA एक polypeptide देता है। किस तरीके से? We say this is the gene sequence, ध्यान से समझना। जीन सीक्वेंस का आपने कराया ट्रांसक्रिप्शन, क्या बनाया ट्रांसक्रिप्शन से? HNRNA। क्या नाम दिया इसे? हेट्रोजेनस आरएनए। अब HNRNA का क्या कराया? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल modification, and post transcriptional modification is called splicing। क्या बना हमारे पास? mRNA। ठीक है, अब mRNA ने क्या किया? ट्रांसलेशन के बाद क्या बना हमारे पास? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड ने क्या किया? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और फाइनली क्या बनाया? प्रोटीन। तो अब अगर मैं इससे कहूँ तो एक्सप्रेशन कैसा चल रहा है? वन एमआरएनए वन पॉलीपेप्टाइड ना, क्योंकि ये क्या फॉलो कर रहा है? फॉलो दी स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? Understood till here, right? So this is about पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या है? पॉलीपेप्टाइड के बाद जो प्रोटीन बनेगा। हाँ, पोस्ट ट्रांसलेशन गोल्जी एपरेटस नहीं करता, ईआर और गोल्जी का काम ही तो यही है। ओके मैम, ठीक है, ठीक। ओके है ना, राइट? तो कंप्लीट यहाँ तक पॉइंट बेटा। अंडरस्टूड टिल हियर? जीन एक्सप्रेशन का मतलब, अब इसी जीन एक्सप्रेशन को हमें रेगुलेट करना है। मतलब क्या हर जीन एक्सप्रेस करता है वैसे ही हर सेल के अंदर जैसा वो एक सेल में कर रहा है? नो। हम क्या कहते हैं कि एवरी जीन इज नॉट एक्सप्रेसिंग एट द सेम रेट इन एवरी सेल, राइट? कुछ जीन्स होते हैं जो कुछ सेल्स में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जो कुछ सेल में अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते, राइट? तो वो अगर हमें देखना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? उसका रेगुलेशन, दैट इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म, राइट? स्टार्ट करें रेगुलेशन से। यहाँ तक का कंप्लीट हो गया सबका? डन है पॉइंट? यस मैम। ओके गाइस, सो अब आ जाते हैं जीन एक्सप्रेशन के बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि रेगुलेट कैसे करना है। क्यों मैं चाहती हूँ कि कोई जीन ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करे और कोई जीन ऐसा हो जो इतने अच्छे से ज़्यादा एक्सप्रेस करे ही ना और बिल्कुल भी ना करे, ये भी हम चाहते हैं, राइट? जैसे अगर हम अपनी बॉडी में कहें तो हम क्या कहते हैं? एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी हैज़ ऑल द 30,000 जीन, बट क्या सारे 30,000 जीन हर बॉडी सेल के अंदर एक्सप्रेस करते हैं? नो।
अगर सारे 30,000 करते होते तो इंसुलिन की प्रोडक्शन हर सेल में मिलती ना, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन हर सेल में मिलती, पेप्सिन हर सेल में मिलता, रेनिन हर सेल में मिलता, लेकिन हर सेल में तो नहीं मिलते। दे आर फाउंड एट अ पर्टिकुलर ऑर्गन, एक पर्टिकुलर साइट पे ही मिलते हैं। इसका मतलब किसी एक जगह पे आपने उस जीन को क्या कर रखा है, साइलेंस कर रखा है, वहीं पर दूसरी जगह पे उस जीन को क्या कर रखा है आपने, एनहांस कर रखा है। मीनिंग समझ आया? राइट, सो ऑन दैट बेसिस वी हैव टू स्टडी कि हमें जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कैसे करना है। राइट, तो रेगुलेशन मीन्स राइट हमें क्या करना है, ईदर इनिबिट करना है, या साइलेंस करना है, साइलेंस, या एनहांस करना है, या एक्टिवेट करना है द जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में हम कैसे करते हैं, फिर उसके बाद यूकैरियोट्स में कैसे करते हैं। यस गाइस, डन है? स्टार्ट करें। राइट, सो स्टार्टिंग विद हाउ द जीन एक्सप्रेशन अकर इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है जीन एक्सप्रेशन? तो अगर प्रोकैरियोट्स में देखा जाए बेटा, तो अगर मैं एक्सप्रेशन जीन को मान लो रोकना चाहती हूँ एक्सप्रेस करने से, तो किस स्टेप पे रोक दूँ? क्या मैं उसका ट्रांसक्रिप्शन रोक दूँ, एक्सप्रेशन रुक जाएगा? यस गाइस, राइट, अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन उसका स्टॉप कर दूँ तो मेरे पास रुक जाएगा ना प्रोसेस। इसका मतलब मेरे पास क्या क्या होगा, अगर मेरे पास एक जीन सीक्वेंस है, तो जीन सीक्वेंस का हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन पे एचएनआरएनए तो यहाँ बनता नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट एमआरएनए बनता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कुछ होता नहीं है। एमआरएनए का डायरेक्ट हम क्या करा देते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से बन गया पॉलीपेप्टाइड। मीन्स कितने लेवल हो गए हमारे पास, 2 लेवल्स ऑफ जीन रेगुलेशन कैन बी पॉसिबल। 2 ही तो लेवल पॉसिबल है। अब 2 लेवल कौन से हैं? लेवल 1 दैट इज किसको रोक दो, ट्रांसक्रिप्शन, एंड सेकेंड कौन सा है हमारे पास, लेवल 2 ट्रांसलेशन। अब सेल क्यों इतनी मेहनत करे कि भाई पहले ट्रांसक्रिप्शन कराए फिर ट्रांसलेशन को रोके, बेटर ना ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक दे। तो बेस्ट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, बेस्ट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन can be done or can be performed at level 1, NEET 2019 question, that is regulating rate of transcription। ट्रांसक्रिप्शन के रेट को रेगुलेट करना, एनसीईआरटी मेंशन स्टेटमेंट, नंबर ऑफ टाइम आज नीट क्वेश्चन। राइट, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करना, इट्स बेस्ट रेगुलेशन लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सबसे अच्छे से जीन एक्सप्रेशन आप यहीं रेगुलेट कर सकते हैं। क्या डन है? और ये रेगुलेशन के लिए हम कौन सा स्टेप पढ़ते हैं, वी टॉक अबाउट ओपेरॉन मॉडल। रिमेंबर ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, जैकब एंड मोनाड्स डिस्कवरी, इन्हीं की डिस्कवरी है जैकब एंड मोनाड की, लैक ओपेरॉन, ओपेरॉन मॉडल। तो अब ओपेरॉन होता क्या है हमारे पास, नहीं व्हाट इज ओपेरॉन एक्चुअली? ओपेरॉन अगर हम स्टेट करते हैं तो हमने कहा हमने पूरे डीएनए सीक्वेंस पे, अगर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो इस डीएनए पे 4 साइट को फिक्स कर देना, 4 साइट्स नीड टू बी फिक्स्ड। वन इज दी रेगुलेटर जीन, जो होना ही चाहिए, जो मस्ट है, जिसके बगैर ओपेरॉन कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं। अनदर इज दी प्रमोटर जीन, नेक्स्ट इज दी ऑपरेटर जीन, एंड लास्ट इज दी पॉलीसिस्ट्रॉनिक। कौन से जीन होंगे हमारे पास, ये स्ट्रक्चरल जीन। विदाउट रेगुलेटर जीन बेटा ओपेरॉन कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओपेरॉन का मतलब ऑल द 4 थिंग्स टुगेदर, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन। राइट, रेगुलेटर जीन का काम होता है फॉर्मेशन करना
या तो रिप्रेसर प्रोटीन की या फिर एक्टिवेटर प्रोटीन की, राइट? क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप ट्रांसक्रिप्शन के रेट को कम कर सकते हो या ट्रांसक्रिप्शन के रेट को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन के रेट को कम करना है तो किसको यूज करेंगे, रिप्रेसर, और अगर बढ़ाना है तो किसको यूज करेंगे, एक्टिवेटर, राइट एवरीवन? ठीक है, राइट। प्रमोटर जीन इज द बाइंडिंग साइट, ये किसकी बाइंडिंग साइट है, राइट? इट इज बीइंग द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो हम नॉर्मली जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट है प्रमोटर। ऑपरेटर जीन क्या है, इट इज अ बाइंडिंग साइट ऑफ रिप्रेसर और एक्टिवेटर प्रोटीन, इनमें से जो बनेगा उसकी बाइंडिंग साइट। और स्ट्रक्चरल जीन क्या है हमारे पास, जो फंक्शनली एक्टिव साइट है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर एंजाइम सिंथेसिस। एवरीवन गॉट द पॉइंट? चारों का मीनिंग समझ आया? रेगुलेटर जीन का मतलब रिप्रेसर या एक्टिवेटर प्रोटीन बनाना। अगर बताओ मुझे रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा तो मैं क्या कहूंगी, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल जीन कम हो जाएगा। और अगर एक्टिवेटर बनेगा तो बढ़ रेट ऑफ जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाएगा। अब समझ आया? दैट्स व्हाई रेगुलेटर जीन इज द मस्ट, ये मस्ट है, मस्ट फॉर ओपरॉन। और प्रमोटर जीन जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहे हैं, ऑपरेटर जीन जहां पर रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट बाइंड करता है, राइट? क्योंकि रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट काम जो कराएगा वो ऑपरेटर से कराने वाला है। और स्ट्रक्चरल जीन वो जो आगे आपका प्रोटीन या एंजाइम को बनाने में काम करेगा। क्लियर हुआ सबको पॉइंट? यस एवरीवन, कंप्लीट है? यस मैम। डन है? ओपरॉन Yes, मॉडल ma'am. समझ आया सबको? Yes. क्या होता है? अब इसमें हमें दो ओपरॉन पढ़ने हैं, लैकोप्रोन और ट्रिपोप्रोन। और उसके बाद हमारे पास एचजीपी और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह गया बस, राइट? 2 more topics for this chapter and we'll wind up the chapter then, right? So I was thinking कि start करते हैं next time लैकोप्रोन, क्योंकि एक साथ ही पूरा कंप्लीट है। यस मैम, यस। 10 मिनट में कुछ होगा नहीं, फिर अभी छूटेगा, फिर नेक्स्ट टाइम भी उस पर इतना ही जाएगा टाइम। Thank you, ma'am. राइट, सो रिवाइज के लिए गाइस।